फरीदाबाद ज़िले में एक गांव है दोस्तों, नवादा। नवादा गांव में एक चौधरी साहब थे, खेती किसानी करते थे, चौधरी नेतराम जी। चौधरी नेतराम जी का बेटा 21 साल की उम्र में गांव का सरपंच बनता है और इसके बाद राजनीति में पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। 50 साल एक बहुत लंबा समय होता है और 50 साल तक फरीदाबाद की राजनीति को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने वाले पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। 76 साल की उम्र में ये योगा करते हैं, ध्यान करते हैं और पूरी तरीके से फिट हैं। आज हम इनसे इनके जीवन के अनुभव के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे कि इनकी खुशियों का और इस उम्र में इस एक्टिवनेस के राज क्या हैं और राजनीतिक अनुभव क्या हैं। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। राजनीतिक सफ़र एक बहुत लंबा रहा है मेरा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 साल हो गए जी। जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो हमारे बुज़ुर्गों की देन है। सच तो यही है। हमने उस लेगेसी को बढ़ाने का प्रयास किया है, यथाशक्ति उन मूल और आदर्शों को भी कायम रखने की कोशिश की है जी। मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में अपने हमेशा पिता के आईने को ही समक्ष रखा है। अच्छा, मतलब आपके रोल मॉडल आपके पिताजी थे? पिताजी ही थे। उनका जीवन भी एक बड़ा संघर्षशील जीवन के साथ साथ वो बड़े अध्यात्मवादी के साथ साथ निहायत ऑनेस्ट व्यक्ति थे जी। और ऐसे पंच परंपरा के कायल थे कि उन्होंने जहाँ जो पंचायतें इनके पास आ गई सब निमटा के भेजे। 302 थे, 7 थे, कोई भी थे। अच्छा, वो बहुत मोजिज व्यक्ति अपने ज़माने के वो फर्स्ट चेयरमैन जिला परिषद गुड़गांव रहे। जो गुड़गांव जिला रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से लेकर फरीदाबाद, पलवल, मेवात, लंबा एरिया होता था, बहुत थोड़ा हुआ करता था। लेकिन आज भी हम उनके बराबर नहीं खड़े। अच्छा, जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उनसे किया है, जनता की एक कृपा मेहरबानी रही है। उन्होंने भी उन्हीं के नाते हमें सम्मान प्यार भी दिया है जी। तो भाई हमने इस लंबे जीवन में उसको लौटाने का प्रयास किया है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उसका एक सबूत है कि मुझे 5 बार नहीं 6 बार से, एक बार तो 61 वोटों की एक वो बार भी गड़बड़ी थी, चल गई जो हो, जब आप बसपा से चुनाव लड़ रहे चल गई जो भी था। लगातार 3 बार 4 बार चुना है, 5 बार बनाया है। तो कहीं ना कहीं हमने उसको ईमानदारी से उनके प्यार को लौटाने का प्रयास किया है। अब ये दायित्व जो है, जब राजनीति कह रहे थे तो मैं तो किनारे करना चाह रहा था, पर आपने सवाल कर दिया। इससे पहले हम गुफ्तगू चाहे राजनीतिक आज के हालात और एक दूसरे की देन के विषय पे कर रहे थे जी। तो देन की बात तो ये है कि अच्छा समझदार नागरिक, विद्वान, बुद्धिजीवी अपने बुज़ुर्गों की याद को, उसकी देन को सजो कर रखता है। आज़ादी से बाद का जो ज़माना रहा, आज के ज़माने में बहुत अंतर आ गया जी। उस समय की धारणा भी, उस समय के मूल आदर्श भी अपने ज़माने के रहे हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि व्यक्ति अगर समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहता है तो फिर पहले अपने आपे पर उसको अंकुश लगाना होगा जी। खुद त्याग के साथ साथ मूल्य आदर्शों के ऊपर चलना होगा। अन्यथा ठीक है, व्यक्ति अपने हिसाब से प्राप्त तो कर लेता है, धन भी प्राप्त कर लेता है,
यश भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो प्रेम और एक आदर्श स्थापित नहीं कर पाता। तो आज की राजनीति और भाई पुरानी राजनीति में बहुत अंतर आ गया है जी। आज के तरीके और हैं। गांव में चले गए इलेक्शन में, अच्छा, गांव में इकट्ठे हो गए, 4 कुनबे हैं, 5 कुनबे हैं, उनमें से 5 आदमी उन्होंने ही छांट लिए। अच्छा, गांव नहीं जी, बात करके जवाब दे दो। अच्छा, उन्होंने अलग गए, आध घंटे के लिए बात करके आ गए, भैया साथ देंगे। अच्छा जी। कुछ हो जाता, सब कुछ बदल जाएगा, उनका फैसला नहीं बदलता था। एक ज़माना तो वो था और एक ज़माना आज है। आज क्या आप महसूस करते हो ऐसा संभव है? मुश्किल नहीं है, और ये ज़माना अभी लौट कर भी नहीं आएगा। तो आपने तो वो भी देख लिया, ये भी देख लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, इसलिए जो आप अभी कह रहे थे योग और फलाना की बात है, योग की परिभाषा तो बहुत ऊंची है जी। योग शब्द ही ऐसा है, योग को हमने आसनों तक ही मान लिया आजकल जी। ये कौन है कि योग करता हूँ मैं, लेकिन भैया योग की परिभाषा बहुत ऊंची है। योग का तात्पर्य तो अष्टांग योग को आप पढ़ो, जोड़ना जी, पतंजलि का अष्टांग योग। जो योग का मतलब तो जोड़ जी, और जोड़ कहेगा आत्मा का परमात्मा का योग। तो योग की परिभाषा तो बहुत ऊंची है। अच्छा महेंद्र जी, जब आपने 1977 में वो जनता पार्टी की लहर चल रही थी जी, तो ऐसे क्या मन में आई आपके कि आपने जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? देखिए, जहाँ तक उस समय की बात है जी मैं चेयरमैन ब्लॉक समिति था जी, मेरे पिताजी भी चेयरमैन ब्लॉक समिति रहे और उनके बाद बीच का गैप रहा क्योंकि मैं नाबालिग था उस समय। अच्छा, जब मेरे पिताजी की स्वर्गवास हुआ मेरी उम्र शायद 18 साल की 19 साल के करीब। आप 21 में सरपंच बन गए फिर? तो ना 21 से फालतू यह होगा, जब मैं बालिग हुआ उसके बाद जो भी इलेक्शन आया हाँ उसमें बन गए। तो बीच में अपना पारिवारिक जिम्मेवारी नाबालिग हाँ खेती बाड़ी जी, मुख्य काम हमारा खेती बाड़ी था। कुछ हमारी ज़मीन पिताजी के टाइम की ही ओल्ड फरीदाबाद में उस ज़माने में 47-45 की ही, तो कुछ दुकानें उकानें बना रखी थी पिताजी ने जी। तो यही वो था हमारा पेशा। तो उस वक्त फिर मैं चेयरमैन ब्लॉक समिति बनाया। इधर इलेक्शन आ गए 77 के, तो केएल पोसवाल जी होम मिनिस्टर थे जी, जनता दल ने सत्ता काबिज कर ही ली थी जी, देश में। हाँ जी, मोरारजी देसाई आंधी प्रधानमंत्री हो गए थे। आंधी थी उस समय तो जी। जनता दल की। मेरे ख्याल में असेंबली डिसॉल्व कर दी थी पार्लियामेंट होते ही ना। हाँ जी, तो इलेक्शन तुरंत थोड़े ही थे। तो पोसवाल साहब ने मुझे बुलवाया कि महेंद्र प्रताप यार, हालात तो तू भी जान रहा है, इलेक्शन तो हर जगह लड़ाने हैं, तू यहाँ से मेवला महाराजपुर से तुझे इलेक्शन लड़ाते हैं। मैं कहा पार्टी तो हारी पड़ी है, कुछ भी नहीं है, सारे देश में हुकूमत ख़त्म हो गई, कांग्रेस का तो कोई, मुझे क्या करोगे लड़ा के, ये तो हारने के हालात हैं। लेकिन नहीं, सब कुछ ठीक सही, पर अच्छे कैंडिडेट कोई तो लड़ाने पड़ेंगे। मैं कहा चलो अगर आपकी यही वो है, हालात मजबूरी कोई और नहीं तो फिर मैं लड़ूँगा। ये बात तय हो गई। अच्छा, उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। पहले ये था कि सिंबल से पहले लेटर दे देते थे, लेकिन सिंबल के दिन भी लेटर दिया जा सकता था। अच्छा, तो उन्होंने टिकट दे दिया जी, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिया। अब सिंबल से एक दिन पहले टिकट चेंज कर दिया। अच्छा, ये था वो मुख्य कारण आज़ाद लड़ने का। अब जब बदल दिया टिकट, जेपी नागर हैं
इनके फादर थे, जी। अच्छे व्यक्ति थे वो, पुराने, उनको टिकट मिल गई, उनको दे दिया। उसमें कुछ पॉलिटिक्स थी, जी जी। उसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ, शारदा रानी उस समय पहले मिनिस्टर थी, जी। हालत तो कांग्रेस की तो खराब हो गई थी। मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता जी। तो उन्होंने ये कह के कि महेंद्र प्रताप तो जवान है, फिर लड़ लेगा, इनको दे दो कि इनकी नागरों की वोटें हैं कुछ शारदा के हल्के में, ये वोट मुझे मिल जाएंगी। कहानी तो ये थी उसके पीछे। बस पर लोगों में पर जोश मुझे भी आ गया, करे बुला के टिकट देते हैं और इस तरह से अपमान तो उचित नहीं है। तो फिर आज़ाद लड़ बैठे, और आज़ाद में फिर बता रहा हूँ 300-400 वोटों का अंतर रहा। लेकिन अनुभव काफ़ी मिल गया। हाँ, वो तो अगर स्वाभाविक है, वो तो भैया यूँ तो राजनीति की शुरुआत इस तरह से हुई। 82 में आपकी मदद चौधरी चरण सिंह ने भी, हाँ, चरण सिंह जी, उनसे आपका क्या पैसे परिचय? नहीं, मेरा कोई परिचय अभी नहीं हुआ। अच्छा। बाद में भी नहीं रहा। उनका जीतने के बाद एक दिन थैंक्स अदा करने में ज़रूर गया था। उन्होंने ये अगवे महेंद्र प्रताप लड़ रहा है, ये तो विनिंग कैंडिडेट है, उन्हें तो कैंडिडेट चाहिए कि रहे, जी। बात तो ये थी। तो उन्होंने पता नहीं तैयब हुसैन थे, कांग्रेस में थे वो जी, पर टिकट चूँकि नहीं दिया था ना पार्टी ने, तो तैयब हुसैन वगैरह मुझे चाहते थे, उन्हें करके लेटर लेके महेंद्र प्रताप तू इससे लड़, मगर मैं तो आज़ाद ही लड़ लूँगा। उन्होंने कहा ना, इस तो लड़ना पड़ेगा ये, तो लड़ बैठे। तो यहाँ कोई जनता दल की कोई वोटें नहीं थी जी, लेकिन फिर भी वो ज़माना भैया वो रहा। तो 82 में फिर मैं बना, फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अच्छा, 82 में ही कर ली थी आपने? 82 में भजनलाल ने सरकार बनाई। हाँ, यहाँ फिर आ गई। भजनलाल के कहने से मैंने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। खूब जोर लगा लिए उन्होंने कि जो जाओ चले जाओ, मगर मैं नहीं करूँगा। आखिर जो है राजीव गांधी ने पता नहीं पायलट को किसको भेज के कि एक दफ़े मेरे पास बुलाइए इसे। अच्छा। खैर मैं गया, मगर अब जब बार बार इनकी दबाव हो रहा तो होका आता हूँ। उन्हें पता था सारे केस का। उन्होंने कहा भी महेंद्र प्रताप तेरे साथ जाती हमसे हुई है, ये शब्द थे। अच्छा। अरुण नेहरी ने कि वो था जिम्मेवारी, उन्होंने टिकट तेरा बदल दिया, लेकिन अब भूल जा, तू कांग्रेस में आ जा, तेरे साथ जाती हुई है। मगर देखिए, मैं वो शब्द कह रहा हूँ, मगर देखिए कांग्रेस से मेरा ही नहीं, मेरे पिता का संबंध रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे पहले पिताजी ने सन 59 में बुलाया था। रामनारायण चौधरी हुआ करते थे ग्राम सेवक समाज के, वो और पिताजी नेहरू जी स्टेज पर सिर्फ 3 थे। लेकिन पता नहीं पार्टी ने का क्या रहा है, शुरू से ही पीछे धकेलते रहे, चालाक चालू लोग कब्जा करते रहे। तो अब अपने स्वाभिमान और अस्तित्व की रक्षा के लिए मजबूरी है लड़ना। नहीं कहा अब छोड़ दे, तू आ जा। मैं कहा बात सुन लो, भजनलाल के साथ गवर्नमेंट बन गई, जो इसके साथ जाएगा वही लोग कहेंगे बिक गया। हाँ, ये बड़ा इशू। और ये मेरे बस की नहीं है। इसलिए मैं लास्ट में लोगों में अपने इनमें हो जाऊँ, उनसे पूछ लूँ, वो कहेंगे कि भाई हुकूमत बन गई चला जा, तो मैं जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा। उससे पहले उसने कही कि भजनलाल को मैंने पैसे लेके भी, अब आपको बता रहा हूँ, हमने ही वो किया था कि उसको बढ़ाओ, कैसे ही भी उसके साथ जाती हुई है। अच्छा। और भाई तुम नहीं माने, मगर मानने का सवाल ही पैदा नहीं, मैं कोई धन लेने वाला आदमी थोड़ा ही हूँ। खैर फिर मैंने लोगों ने चारों तरफ से कहा नहीं अब तू चला जा, कोई बात नहीं, हमें काम चाहिए। उससे पहले तो भजनलाल जी भी आपसे अप्रोच कर चुके होंगे? कर चुके थे। उनकी वो तो कहते थे कि जिसके कंधे पे हाथ रख ले वही उनका हो जाता। लेकिन मेरे कंधे ने उनके हाथ को नहीं माना। अच्छा। फिर राजीव के कहने से मैंने, नहीं तो मिनिस्टर ही नहीं बनता मैं जी। वो तो होम मिनिस्टर बनवा रहे, कहा जा भैया तुझे पहले बना देता हूँ। तो वो ज़माना वो था। फिर जो है 87 में तो चौधरी देवीलाल की लहर चल रही थी।
उस समय तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की 5 सीटें आई थी, जिनमें एक आप एक मैं था, फिर मैं CLP लीडर रहा हूँ जी। कैसा मतलब उस समय माहौल था जी? देवीलाल जी से परिचय तो रहा होगा बड़ा काफ़ी रहा। देवी जवाहरलाल जी ने, अब उनके संस्मरण बता दूँ मैं, जी। देवीलाल जी के भी सेशन चल रहा था, मैं CLP लीडर था, तो मैं ही अपना अकेला बैठता था। तो तैयब हुसैन जी को उन्होंने तैयार किया। तैयब हुसैन जी चले गए थे अच्छा। उन 5 में से कि भाई महेंद्र प्रताप को साथ ले ले और तू आ जा, पूरा विपक्ष ही खत्म कर दे। हाँ हाँ, उसे होम मिनिस्टर बना देते हैं, तू मिनिस्टर बन जा और उससे बात कर। तैयब हुसैन जी ने काफ़ी जोर दिया। उन्होंने कहा तैयब जी आपका तो देख बहुत लंबा जीवन है, मुझसे बहुत बड़े तजर्बेकार हैं, पर मेरा आत्मा इस चीज़ को नहीं मानती। मुझे भगवान ने विपक्ष के लिए बनाया है, मुझे मिनिस्ट्री की भूख नहीं है, आप जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। ये बात 2-3 दिन के बाद सेशन ही चल रहा था। MLA हॉस्टल में कमरे में रहते थे, तो रात को अपनी तैयारी पढ़े करे। हाँ, तैयारी तो करनी पड़ती। तो देवीलाल जी में एक था, वो पब्लिक का सही आदमी था, मगर मूड हुआ उठाया जब लेकर अपने सेक्रेटरिएट से रात तक काम करे और MLA हॉस्टल में आ गए। अच्छा। और MLA इन तो सबके कमरे में, तो इत्तेफाक से मेरे कमरे में सब पूछता जैसे कि ये किसका है, नहीं को महेंद्र प्रताप, खोलो इसे। खोल के कमरे में आ गए। हाँ, कमरे में ही, और MLA गए, सारा अमला साथ। मैं अपना पलंग पे बैठे काम कर रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था। मैं खड़ा हुआ, देखा चंबा हुआ, मैं खड़ा होकर नमस्ते किया कि चो साहब आओ बैठो, क्या सेवा करें। अरे क्या सेवा करें, तो उससे तैयूब ने नहीं कहा। मैं कहा था, पर तू नहीं मानता। मैं कहा साहब देखिए, मैं आपकी सेवा यहाँ भी करूँगा, वहाँ भी करता, लेकिन तू अच्छा आदमी है, मैं चाहता हूँ कहाँ पड़ा तू इन बेईमानों में, तू मेरे साथ था, तुझे कल ही ओथ दिला पाऊँगा। मैं कहा नहीं, आपकी मेहरबानी है, आपने कह दिया इतना ही बहुत है मेरे लिए, यही बस तेरा सम्मान है, पर मैं नहीं आ सकूँगा, मेरे बस की नहीं है। मैं विपक्ष का नेता ही रहूँगा। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ, तू मानेगा तो नहीं। अच्छा चल जा, चले गए। ये तो उस समय की बात थी। तो हम 5 ही थे, करे करे अपना शोर। तैयूब चला गया, फिर ये कैप्टन आ गया था 5वां बाई इलेक्शन में। ये क्या नाम है कैप्टन अपना, अजय यादव। जब 2 साल बाकी थे जी, जब ये बाई इलेक्शन में ही आ गए थे, तो वही 5 हो गए। तो भाई उसमें अपनी ड्यूटी हमने निभाई जितना भी था। फिर 87 में के बाद 91 में फिर जीते। कांग्रेस से ही। हाँ, तो कांग्रेस से ही थे जी। कांग्रेस ने, तब तो आप मंत्री भी बने जब ये कांग्रेस ने फिर टिकट काट लिया था। आपका क्या ऐसा ही चलेगा नहीं। अच्छा, 96 में जब मैं बसपा से लड़ा, अच्छा, जब 161 वोट से हारा था, हाँ, जब भी टिकट नहीं दिया। अच्छा, ऐसा ही चला इन पार्टियों में। बस फिर नहीं मग भाई, ये तो बहुत गलत है, ये तो हम ही ना लड़ेंगे न्याय के लिए, और कौन लड़ेगा। वैसे एक चीज़ मैंने देखी है, जैसे अभी आप बहुत शांत हैं, लेकिन आपका जैसे राजनीतिक जीवन देखा जाए तो आप फैसले लेने में मतलब वो नहीं करते थे, वो देरी नहीं करते थे। जैसे आपको टिकट नहीं मिली, आपने फटाक से बसपा से ले ली। फैसला सोच विचार के, उसमें हर तरह की आदमी सोचता है। जो मान सम्मान को अधिमान देगा ना, वो फिर तुरंत लेगा जरूर। सवाल ये है, तो हमने उसी को दिया हमेशा अधिमान। हमने धन का कभी सोचा भी नहीं। हमने रिश्वत तो बहुत दूर की चीज़ है, भेंट डाली जिंदगी में, हमने उस आदर्श को भी निभाया है। अच्छा, आप लोग ये भेंट तक नहीं ली है, नहीं लेते थे, जीत के बाद भी नहीं। हाँ, इलेक्शन में जिसने जो दे दिया ले लिया, उसे छोड़, वो तो मजबूरी भी था, इतना खर्च कहाँ से लाया जाएगा। अच्छा सर, जैसे 77 में आपने चुनाव लड़ा, तो उस कितना खर्च अब हुआ और उसके हिसाब से अब 77 में? हाँ जी, 77 में मेरा कम से कम को 60,000 रुपया खर्च हुआ। 60,000 रुपये कुल जी।
और ये जो 2009 वाला अब लास्ट की तो क्या कहो, बस इनकी क्यों गिनती करवा रहे हो। कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ का तो हिसाब ही नहीं है। पर ये तो फिर भी गुजारा कुछ जनता दे देती है, कुछ खुद कर लेते हैं, ऐसा ही चल जाता है। चूँकि अब तो चुनाव सारा नहीं ही रहे ना, बहुत नहीं महंगी रहा, चीज़ होगी। अब तो नहीं। आम आदमी तो लड़ने की सोच इसीलिए तो ये तो कह रहा हूँ कि उस पुरानी सोच संस्कृति वाले लोगों को अब किनारे हो जाना चाहिए। समय यही है, आवश्यक है। तो इसलिए हमने ड्यूटी विजय की लगा दी। लगा। आपने चौधरी देवीलाल को भी देखा? हाँ, देवीलाल जी की बात आ रही थी, उनके संस्मरण की बात जी। मुझे याद आ गई। देवीलाल अच्छे व्यक्ति थे, मैं उन्हें मानता हूँ। वो एक फक्कड़ स्पष्टवादी सा आदमी हो। 87 की बात ये है। इसके बाद की बल्लौड़ में आए तो कुछ लोग उनसे इधर उधर की बातें, जी ये है फलाना है, महेंद्र प्रताप के लोग ये कर रहे हैं, महेंद्र प्रताप भी उनके सारे ऐसे कर रहा है, उनको शिकायत की, इस तरह की यहाँ मतलब उनके पीछे तक हमें भी कुछ जो है ताकत दो उसे लड़ने के लिए। तो जब इस तरह की बात आई तो उसने कहा गलत नहीं कहा करते उस आदमी की, उसके ऊपर और कुछ कहो मैं नहीं सुन लूँगा, लेकिन बेईमानी और लालच के लिए, वो पैसे के लिए आदमी कभी नहीं कर सकता। ये देवीलाल जी के शब्द। आपके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और लोगों में, उन लोगों से बल्लौगढ़ में तो भाई तो एक अच्छा इंसान भी था। तो मैं तो की कदर करता हूँ उस व्यक्ति की, कि लोगों में इस तरह की बातें, एक सच्चाई को ये देख करके एक चीफ मिनिस्टर है, हमारी सरकार है, वो विपक्ष का है, और फिर ये बात कह देना, ऐसा कहा नहीं करते जी। बंसीलाल में भी थोड़ा था। अच्छा, तो खैर भाई वो ज़माना बीत गया। बंसीलाल जी से भी परिचय रहा आपका? हाँ, मेरा ठीक रहा। 87 में वही तो थे। हाँ, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। तो मंत्री तो आप चौधरी भजनलाल जी की सरकार में रहे? हाँ हाँ, और हुड्डा साहब के साथ रहे? थोड़ा सा तो भजनलाल जी के बारे में क्या आपके जीवन के ठीक है। अनुभव? नहीं, खैर वो वैसे तो ठीक अच्छे व्यक्ति थे, वैसी बात नहीं है, लेकिन ठीक है, उनका अपना ज़माना रहा है। एक तेज होशियार आदमी थे, देख बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखों को उन्होंने धूल चटाई। और ये जो लास्ट टर्म आपका रहा हुड्डा साहब वाला, इसको हाँ। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ठीक था। इस समय में बहुत काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट का काम तो हुआ है। ये पिछले पीरियड में तो विशेष तौर से इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। देश प्रदेश की आप सारी है उसको हम अगर आकलन करें तो बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ है। हाँ, ठीक है, कई मामलों में हमारे हो सकता है मतभेद कई उसमें बहुत रहे हैं, उनसे हमने भी समझौता नहीं किया, लेकिन ठीक ठाक समय था, जो ड्यूटी थी ठीक निभाने की कोशिश। अब वाली जो सरकार चल रही है इस पे भी देखते हैं आप, कोई पैनी नज़र रखते हैं अब जो चल रही है? भैया ये तो अब जनता को देखना चाहिए। हर पैनी नज़रों का काम पत्रकारिता का है ज़्यादा। अब हम जब ये सोचते हैं कि भाई ड्यूटी को अगले संभालें तो फिर उनकी ड्यूटी है, लेकिन जहाँ तक सरकार के प्रति नज़र की बात है, इसकी तुलना अगर हम सही ढंग से आकलन करें तो ये सरकार कई बार ऐसा लगता है कि अपने आप चल रही है, इसकी सरकार चलाने वाला कोई अच्छा ड्राइवर है भी कि नहीं है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे पार्टी पॉलिसी, पार्टी के और काम जितने भी जनहित के योजनाएं काम हैं जी, उनको अगर हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ शायद 14 का शेर आज का सही आकलन करें तो उस स्थिति से आज बहुत नीचे चले गए। हर क्षेत्र में आप कहीं भी देख लीजिए, ये नहीं कहीं ना कहीं करप्शन तो हर ज़माने में रहा है,
नहीं, उसको तो जिस सरकार में आप मंत्री थे उसको तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार ही कहा तो जाता मैं वही कह रहा हूँ, कहना बहुत आसान था। प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार इस सेंस में शोर मचाते थे कि उस समय डेवलपमेंट के लिहाज से जो एक डेवलपमेंट हुई है। नहीं, वाड्रा जी को दिए हैं जमीन, वो तो सर ऑन रिकॉर्ड ही है। ये तो यार कितना है, ये तो 10 पैसे भी नहीं आज के मुकाबले। तो आज के अगर तुम करप्शन को देखोगे तो मैं तो समझता हूँ, लेकिन आज का करप्शन बड़ी होशियारी से है जिसका भड़क भी ना लगे, और आज से पहले से आज करप्शन 10 गुना है अगर उसको देखेंगे आप। जो है प्रॉपर्टी डीलरों की इस उससे कि जितना डेवलपर था, डेवलपमेंट के लिहाज से डेवलपर का जो स्कोप था, ये कॉलोनीज, प्राइवेट कॉलोनी, ऑथराइज कॉलोनी, इनके लाइसेंस दिए गए और इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुई। अब उसमें आप समझते हो कहीं ना कहीं कमी भी रही होंगी, तो उसका एक शोर मचाना, लेकिन उससे देखिए कि डेवलपमेंट हुई कि नहीं हुई, बजट लगा कि नहीं लगा, उस समय की डेवलपमेंट आज का आकलन तो कर लीजिए। चाहे वो हेल्थ का काम है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, इतने बेहताशा काम हुए हैं कि इतने गवर्नमेंट और प्राइवेट तकनीकी कॉलेज, दूसरे संस्थान बने हैं, आज एक भी नहीं, उनको नौकरियां तक भी नहीं हैं। आप उसकी तुलना तो करके देखिए। होगा करप्शन के लिए मैं इनकार नहीं कर, करप्शन तो हर युग में था, रहेगा, आगे भी और बढ़ रहा है, चलेगा। लेकिन ये देखिए उसमें कितने काम हुए हैं। हरियाणा कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है, हर एक चीज़ की तुलना आप करिए थोड़ा सा। अब हरियाणा की बात तो लग छोड़ दो, हम यहाँ फरीदाबाद भी आ जाइए। ये मेट्रो किसके टाइम की है? मेट्रो कांग्रेस की देन है। दिल्ली से मेट्रो गुड़गांव कांग्रेस की देन है। एलिवेटेड रोड कांग्रेस की देन है, जो आज भी चल रहे हैं। डेवलप हुए हैं सेक्टर्स, कांग्रेस की देन है। यूनिवर्सिटी बनी है, कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में कांग्रेस की देन है। मैं वो बता रहा हूँ आपको, YMC यूनिवर्सिटी ये कांग्रेस की देन है। तकनीकी कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन, दूसरे और अदर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, सारी की सारी कांग्रेस ने बनाई। अंदर की डेवलपमेंट इतनी हुई, मेन जितनी रोड है ना, मेन से आए होंगे वो बढ़िया होंगी आपकी। इसको देखेंगे कि वो स्थिति कहीं बेहतर थी, और उसका ही नतीजा है कि पिछली बार एक कांग्रेसी लड़ रहे, कांग्रेसी ने यकीन नहीं था कि 31 सीट लेंगे। हाँ, अगर ये 2 महीने पहले पता हो जाता ना कि जनता तो तैयार थी, जनता तो देने को तैयार ही। पिछली बार तो 75 पार के नारे में थे ना सारे। नहीं, हम लेने को तैयार नहीं थे। 75 पार के ही अलग बात है, 75 पार के नारे से नहीं होता। सबसे बड़ा मीडिया जो है ना, टीवी ने खराब किया है। अच्छा, टीवी ने ये करना, हालांकि मैं इसे लीगली गलत मानता हूँ, पर है, क्यों मान रहे हैं इसको? ये प्री पोल सर्वे जो दिखाया ना, 75 तो मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हो, लेकिन ये 4 दिन पहले कि प्री पोल सर्वे है, 70 से पार कर गए। वो तो तब तो मनोहर लाल जी रथ में निकले हुए थे ना। मैं वही, कुछ भी है चाहे सब, प्री पोल सर्वे नहीं होना चाहिए। तुम प्रचार कर रहे हो, फिर तो मीडिया प्रचार कर रहा है ना, एक पक्ष का, कोई भी है, पक्ष है या विपक्ष है। प्री पोल सर्वे तो इलेक्शन के दौरान कैसे दोगे? प्रभावित करते हैं, सारा किया है, उसी ने किया है ज़्यादातर शहरों को। अरे सरकार बन रही है भाई इनकी, तो ये तो सर्वे भी आ रहा है, और उससे सारा हुआ। नहीं तो वो 40 ही सीट छोड़ी, ये ना होता तो सरकार बदलती। अच्छा, आपको क्या आपको लग रहा था तब सरकार बदल सकती है? आप भी उसी हवा में? नहीं, मैं हवा में नहीं था बिल्कुल भी, मैं कोई बात नहीं थी। मुझे ये था भाई फाइट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता इतनी खुश नहीं है अंदरूनी, लेकिन एक थी कि भाई सरकार मोदी की बन गई है, मोदी बैठा है,
और जिसकी केंद्र में सरकार है वो प्रभावित करती है स्टेट को। हरियाणा को तो हमेशा ही बस करती हमेशा रही करती रही है, होता ही रहा है। हरियाणा में तो केंद्र को फॉलो करता है, फॉलो करता है। तो वो एक दिमाग पर जरूर था, लेकिन फिर भी विपक्ष भी तो जीतते हैं मजबूत लोग जो है। जीतते हैं जी, आप भी जीतते हो कई बार। मैं भी जीता हूँ, विजय भी जीतता। विजय के ये था कि बस टक्कर होगी शुरू से ही, पर ये था कि नहीं मेहनत करेंगे तो जीतेंगे। हालांकि शहरी क्षेत्र है ये ज़्यादा। हाँ शहरी है जी, और शहरी तो से 40-40 हज़ार से हारे हैं शहर में, तो वो तो 2-2.5 हज़ार पे ही रहा है। ठीक बात है। तो इसलिए ये अंदाज़ा तो उसका था, लेकिन कांग्रेसी अगर ठीक 2-3 महीने पहले अगर कांग्रेसियों को ये लगता ना कि हम जीत जाएंगे तो शायद हाँ कुछ अलग पोजीशन ये 2-3 महीने डिसीजन पहले होकर लग जाता ना पार्टी में, और मेहनत करके लग जाते। होता है जो साहब की आप विनिंग कैंडिडेट हो, आपकी टिकट कट जाती है। हाँ ऐसा हुआ था, ये तो है। ये कांग्रेस में खास तौर पे होता है। होता ठीक है बात आपकी। क्यों होता है जी ऐसा? बस ग्रुपबंदी है, मैं तो ये समझता हूँ ग्रुपबंदी की वजह है सारे का सारा। क्योंकि आपने जब उसमें- बसपा से चुनाव लड़ा तो विनिंग कैंडिडेट थे आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, होता है। और ये गलत परंपरा है, हर पार्टी को अच्छे व्यक्ति को विनिंग कैंडिडेट्स को। तो बसपा में क्या सिस्टम था सर कि आप गए टिकट? मैं एक दिन भी टिकट को नहीं गया वहाँ भी। अच्छा गए भी नहीं? एक दिन भी नहीं। तो कैसे मिली आपको वोट? बाद में भी नहीं। यहीं के बसपा के थे, उन्हें तो ये दिखा कि आदमी लड़ेगा और ये फिर जीतेगा, ये एक धारणा लोगों में तो आपको टिकट दे रही है। और ये खुद ही लेटर लाके दे दिया, किसी और को दिया था। अच्छा यहाँ से कैंडिडेट, उसको बदलवा के उस कैंडिडेट को लाए और दे दिए। नहीं तो बसपा तो कभी यहाँ 2 नंबर पे आज ही रहने कुछ का भी मतलब नहीं ही है, 2 पे क्या 1 पे भी नहीं, तो 7वें पे भी नहीं। बसपा तो जो है 5-7 हज़ार वोट। मायावती जी से मुलाकात भी न नहीं? मेरी का तक नहीं, अच्छा मैं कभी गया भी नहीं। अच्छा वो चुनाव तक ही था बस बस। जब ही था। चुनाव में भी हार वूर गए, फिर जाने की बात ही नहीं थी। क्या जाना था, क्योंकि जब वहाँ रहना ही नहीं था। वो तो एक ऐसा था, एक लाठी थी, छतरी जैसे होती है ना, कि अगर इसकी कुछ वोटें मिलती हैं तो ठीक है। बसपा की 5-7 हज़ार वोट तो मिली, हल्कों में पड़ी रहती है, हल्के में। स्वाभाविक है। लेकिन वो मिली तो शहर में कट गई। अच्छा सेक्टर के लोग, हालांकि उन्होंने बेचारों ने मुझे मेरे नाम से दी, उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, भाई ये नहीं, इस तरह जीतेंगे नहीं है। तो सेक्टर्स के लोग में वो तो बसपा के नाम तो बिद के हाथी के नाम तो हाँ, लेकिन फिर भी वोटें, उसकी जो वोटें हैं कुछ ना कुछ तो 2-4 हज़ार तो मिली होंगी। वैसे महेंद्र जी आपने कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, कौन सबसे ऑनेस्ट मुख्यमंत्री रहे? भैया बस ऑनेस्टी की परिभाषा तो बहुत ऊंची है, और मैं भी उसकी फिर भी परिभाषा इनमें से कौन नहीं, इतनी परिभाषा मैं भी नहीं जानता, पर सब ठीक थे जिन्होंने अपना दायित्व को स्टेट निभाने की स्टेट इंटरेस्ट जिसका सबसे नहीं। वैसे बंसीलाल जी को मैं इस उसमें ऑनेस्टी के लिहाज से ठीक अच्छा मानता हूँ। अच्छा लेकिन पीछे थोड़ा सा जो ये पिछली टर्म्स रही, जब इन्होंने अलग पार्टीज में हम बीजेपी के साथ रहे, उस समय थोड़ा मामला डगमगाया। वैसे ठीक थे वो, सुरेंद्र जी वगैरह वगैरह के कई हालात थे। उसमें बंसीलाल जी में तो एक कमी रही है, जिससे मैं समझता हूँ कि जो लीडर में आमतौर पर देखा गया, कानों का कच्चा होना। अच्छा। और एक जो क्रोध में ही जो है ना, कुछ भी कर वो एक देवीलाल जी में क्रोध नहीं था। हाँ, उन्होंने तो नहीं था, लेकिन ईमानदारी के लिहाज से बंसीलाल का जब जैसे फिर आप भी इतना लंबा उसमें समय काम करने की एक कुव्वत भी थी जी। और लगन भी थी। अब 5 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे। मुझे एक चीज़ आप थोड़ा बता सकते हैं दर्शकों को कि ये जो अधिकारी होते हैं आपके डिपार्टमेंट के, इनका क्या रोल रहता है? क्या देखो, अधिकारियों का रोल इतना है कि किसी भी उसको पॉलिसी को, काम को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व तो इनके सिर पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनका रोल किसी भी उम्मीदवार को मजबूत करने में और ख़राब करने में बहुत होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो कितने का अधिकारी इम्प्लीमेंटेशन का काम, लेकिन देखो मेरा तजर्बा, मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं रही। अधिकारी उस ज़माने में भी और आज भी असरताज नहीं है,
आज भी वो बेचारे सम्मान करते हैं, एहसास करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई काम हो तो कोई भी हो, कभी मुझे अधिकारियों से कभी शिकायत नहीं रही। बस काम लेने के तरीके हैं। फिर दूसरा, अधिकारियों पे व्यक्ति का, नुमाइंदे का एक असर भी रहना चाहिए। अगर हम खुद मेहनती ईमानदार हैं तो फिर अधिकारियों पर उसका ज़रूर असर पड़ेगा। हम खुद बेईमानी करते हैं, खुद नाजायज़ काम करते कराते हैं, वो भी तो हमारे तो अधिकारी को पता होता है, हमारे काम और क्षेत्र को वो भी तो देखते परखते हैं ना। तो स्वाभाविक है। तो कभी उनकी तरफ से शिकायत नहीं हुई। जब आप स्टेंटर में 82 में बने तब कारें वारें आ गई थी घर पे? क्या गाड़ी तो सन 60 से थी हमारे पास। अच्छा। मेरे पिताजी जब चेयरमैन थे जिला परिषद के, जी, तो जीप थी उनके पास। वो जो लंबी वाली कौन सी जर्मन नहीं, विल्ली जीप थी? अच्छा, विल्ली जीप हुआ करती थी पेट्रोल की। अच्छा, विल्ली जीप। तो उसको तो उसमें देखने आते होंगे बच्चे जब वो गांव नहीं, वगैरह खैर वो में तो थे। ठीक हो तो होंगी, स्वाभाविक है। कम थे ना? मुझे याद है विल्ली की कॉस्ट थी 14,000 के करीब। अच्छा, 14,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट था जी उस देख समय लो, तो। बहुत मायने रखता था। इस रुपए की कीमत, कहाँ गाड़ियाँ थी उस जमाने में। फिर ब्लॉक नेक्स्ट समिति ड्राइव का होगी। ब्लॉक समिति का इलेक्शन लड़ा तो मुझे याद है गाड़ी किराए पर रखी। फरीदाबाद शहर में सारे में सिर्फ 2 गाड़ी थी अच्छा जी, किराए। किराए पे रखी दो? नहीं, एक रखी। अच्छा, ब्लॉक समिति के इलेक्शन में पूरे फरीदाबाद में 2 कारें मेरे थी? पास उस समय क्या नाम है, गाड़ी नहीं थी। अच्छा। पिताजी के पास थी जीप, वो भी फिर डेथ हो गई उनकी, पुरानी हो गई, बेच दी। फिर बाद में ली मैंने, तो उसके बाद स्कूटर रहा। अच्छा। जब मैं इसका ब्लॉक का चेयरमैन बना, जब पुरानी जीप थी, अच्छा, तो स्कूटर था तो, लेकिन फिर भी गाड़ी किराए पर रखी। एम्बेसडर गाड़ी थी, मुझे याद अच्छी तरह से। कहाँ गाड़ियाँ थी उस ज़माने में। हाँ, क्या कह रहे थे? लास्ट में अब कंक्लूड, मतलब आपकी ज़िंदगी का अनुभव, अगर 3-4 बातों में आप समेटना चाहो कि आम आदमी को जो नेताओं से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? देखो भैया सुनो, देखो उम्मीद तो आम आदमी को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए नेताओं को हमेशा उनसे आशा कर रखनी चाहिए, करनी चाहिए। लेकिन जनता को भी, उनका भी बहुत बड़े दायित्व हैं। जनता को भी अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भान होना चाहिए। उनको भी देखना चाहिए कि भी ये व्यक्ति विशेष इसके पात्र हैं, ये नहीं हैं। हम आँख बीच के ही पीछे लग जाए, आँख बीच के उनसे अपेक्षा रखें, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं जी। तो उनको भी अपने दायित्वों को देखना चाहिए। चुनाव तो में कम से कम खर्चा करवाना चाहिए बस नेता को। ये तो एक जितेंद्र मलिक कहने का- तक की बात रह गई। जितेंद्र मलिक का ये उन्होंने मुझे कहा कि आज जनता चाहती है कि नेता चुनाव तो लड़े अंबानी जैसा और व्यवहार करे महात्मा गांधी जैसा। हाँ, नहीं बात तो ठीक है इसमें, पर अब तो मैं देखता हूँ कि जनता महात्मा गांधी जैसे व्यवहार को भी नहीं चाह रही। अच्छा। अब तो बहुत बदलाव आ गया। जनता कई बार ये देखने को मिलता है, कहते हैं कि फला आदमी यार बड़ा मेहनत ईमानदार है, ठीक उससे चलता। अब तो ईमानदारी शब्द ही रह गया है। जी। जो कहा हम कब कहें ईमानदार रहे भैया, खूब कमावे, पर हमें भी तो खूब सहूलत दे, खुद भी कमावे हमें भी दे। ये अब तो ये बहुत बदल गया सोच। अब हम मायावादी घने हो गए। माया धन समाज के लिए, व्यक्ति के लिए आवश्यक है, लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादा होनी चाहिए। उसके लिए ठीक साधन ठीक होने चाहिए। हम गलत मीन से उसका वो करेंगे तो उसका असर तो भैया संस्कारों पे भी पड़ेगा, बच्चों पे भी पड़ेगा, जीवन पे भी, कर्म पे, सब पे पड़ेगा। हुआ अभी होगा आप ना। कितने साल के कभी हो गए लिपिबद्ध महेंद्र तो नहीं थे है जी। कितने साल के हो गए? 76? हाँ, 74-75 तो हो गए। इसके बेटा अभी तो आप सब ईश्वर की कृपा है, ठीक है। तो योग की बात अधूरी रह गई। आप जी, योग कह रहे पूरी हैं, कर दीजिए। योग को पूरा और कर दूँ आपके। कर दीजिए। तो योग जो है, योग को हमने आज एक्सरसाइज आसनों तक ही शायद हम इसको महत्व देते हैं। जनसाधारण जिन्हें योग के विषय में पता नहीं है,
बहुत से पढ़े लिखे भी शायद ऐसे सोचते हैं, लेकिन योग के लिए मैं कह रहा था कि योग के लिए अष्टांग योग ने में पतंजलि जी ने शुरू ही में लिखा है कि यम नियम की को पूरा किए बिना योग की कल्पना ही नहीं है। अगर मनुष्य यम नियम की पालना नहीं करता तो योग है ही कहाँ। आसन तो उसका एक हिस्सा है जो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है। ध्यान में व्यक्ति बैठता है तो आसन से एक तो शरीर को सही ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज है आसन विशेष किस्म की। शरीर अच्छा रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा तो ध्यान में बैठ सकोगे आप। शरीर ही बीमार दुखता रहेगा तो ध्यान कैसे लगेगा? नहीं लग सकता, कंसंट्रेशन होगी नहीं। पेट भूखा होगा तब भी कैसे नहीं लगेगा? तो इसलिए आसन इसलिए है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार है। ये शरीर के और मन के योग हैं कि जो मन की सफाई ज़रूरी है ना जी। जब तक मन ही तो है चंचली हो, मन नहीं है तो फिर ध्यान है ही नहीं। मन तो जब ध्यान में बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचता है। बस जब ध्यान कहाँ पहुँच गया तो ध्यान है ही नहीं। हम एक रसा मजाक वैसे ठीक बैठे हैं, अगर ध्यान में बैठ गए तो मन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचता है। हम भी नहीं है कुछ भी, मैं कह रहा हूँ हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। अच्छा, हम एक कदम भी नहीं चले होंगे कि अष्टांग योग में इन पांचों की पहले ज़रूरी थी है, लेकिन यम नियम पहले है। 5 यम है, 5 नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्ते। अब अस्ते आ गई देखो, और अपरिग्रहता, ये जोन की पालना हो रही है भैया, ये राजनीति में हो रही है सातों में से तो और ना राजनेता में ना जनता में। चोरी करने का तात्पर्य अस्ते से चोरी है। अस्ते से चोरी अकेली नहीं है, मतलब मेहनत का खाना, फ्री का खाओगे वो भी चोरी है, मुफ्त का खाओगे वो भी चोरी है ना। मेहनत और पुरुषार्थ का, जिसके लिए मिसाल कबीर जी जिसकी मिसाल है, रविदास जी जैसे मिसाल हैं कि जो जूती गांठ के जो बिचे हुआ खावे, फालतू नहीं। रविदास भी अपने उनके खाते थे, तो कहाँ है उनका वो आदर्श? कहाँ है वो? उनका आदर्श था मालिक उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा ना जाए। और अब क्या है? अब तो अरबों खरबों चाहिए। राजनेता पे आप लोग ज़्यादा खर्च करवा रहे हो। क्या करें, कहाँ से लावे? ये महाभारत की एक बात याद आ गई मुझे जी। जब पांडव वनवास में थे तो अज्ञातवास का जो पीरियड था उसमें छुप के रहते थे। तो एक दिन लकड़ी जो है भीम और अर्जुन कह लगे रहे रोज रोज मुश्किल होगी, है पेड़ मिल गए हमें गणे ही ना, इकट्ठी ले चलो। काट के उठा के खींच के चल दिए और युधिष्ठिर को चिंता हुई, कह रहे रात होगी, कहीं पकड़े तो नहीं गए, कहीं पता तो नहीं लग गया। वो बाहर निकल के दूर तक आवाज़ सी होती आ रही, रुक गए, दोनों आ गए। अरे भाई क्यों इतनी देर की, तुम्हें पता नहीं है कितनी चिंताएं होगी इससे? ने कहा भाई कोई बात विशेष तो नहीं थी। क्या बात थी? ने कहा हमने जाना रोज ले जा लकड़ी, आज इकट्ठी काट के ले जा। उन्हें कह रहे ये राजधर्म नहीं है, अगर तुम इस तरह का संग्रह करोगे तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, और राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा जरूर करेगी, पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा जाएगा। ये तो होगा ही होगा। संग्रह से मतलब है मेन, प्रजा भी संग्रह करना शुरू कर देगी तो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपदाप बचेगी। भविष्य में ऐसा कभी नहीं करना, ये राजा का धर्म नहीं है। और अब तो एक तरफ तो वो है ज्ञान हमारा, तो भैया हम क्या ही कहें, अमल हमारा भी ना है। मालिक हमें शक्ति दे कि हम इस वास्तविक ज्ञान, मर्यादा, धर्म, अध्यात्मवाद का पालन करें जी। तभी मनुष्य जीवन का हम जो लक्ष्य है उस पर चल सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। वरना तो यही में उलझे रहेंगे, कर्म और माया, कर्म और माया, फिर आते रहेंगे जाते रहेंगे। दोस्तों ये थे
महेंद्र प्रताप जी पूर्व मंत्री और 5 बार से विधायक ये रहे हरियाणा की राजनीति में, और आप इनकी बातें सुन रहे थे। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक व्यवहार, हम महेंद्र प्रताप जी ने हर एक विषय को हमने इनसे छूने की उसको कोशिश की है। अगर आप इनके उस दौर में कोई बातचीत हमसे छूट गई हो या कोई आपके इनके साथ जुड़ा हुआ कोई प्रसंग हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और महेंद्र प्रताप जी, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आपसे बातचीत करके बड़ा बहुत आनंददायी भी रहा और सीखने को भी मिला। शुक्रिया भैया, मेहरबानी। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, बड़ी बात तो यह है।